हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा यकीन है आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 5th का सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें गणित के जादू पार्ट फर्स्ट और मछली उछली द फिश टेल का 6 और 7 पेज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक के पेज पढ़े हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत सी आपके लर्निंग आउटकम को भी साथ में रखेंगे कि आप क्या क्या इसमें सीख सकते हैं और आपको वर्चुअल क्लास न लगते हुए आपको ऐसा अनुभव देगी आज की क्लास जैसे कि आप लोग सामने अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। तो पार्ट में हम पूरी जो गतिविधियां हैं उसका पूरा हल करेंगे और एनसीईआरटी के एक एक बिंदु पर हम फोकस करेंगे और पार्ट का विस्तार करेंगे। तो जैसे कि पिछले अध्याय में हमने कुछ इकाइयों के बारे में पढ़ा था, मछली के भार के बारे में पढ़ा था, उससे हम आगे बढ़ेंगे और हम इन 3 चिन्हों के बारे में भी पूरी एनिमेशन से बताएंगे चिन्हों का उपयोग कैसे होता है। तो आप वीडियो में बने रहें। जो बच्चों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक जो वीडियो बनाया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम कुछ व्यवहारिक गणित की बात भी करेंगे, 100 की ताकत की बात भी करेंगे, मौखिक गुणा की छोटी मोटी बात करेंगे और चाल, दूरी और समय के बीच में भी संबंध स्थापित कर लेंगे और दिशाओं की समुचित जानकारी लेंगे और नक्शे को कैसे पढ़ा जाता है उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे और हम दिशाओं को कैसे ज्ञात करते हैं उसका एक यंत्र कंपास के बारे में और उसका उपयोग कैसे किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मछली और बच्चों के बीच में क्या भार में क्या अंतर है। देखो, आप तराजू में अगर इन्हें रखें तो आपको ऐसा दिखेगा। मछली का तराजू का भार क्या होगा, भारी के कारण नीचे झुक जाएगा और बच्चे ऊपर उठ जाएंगे। तो व्हेल शार्क का भार कितना है, 16,000 किलोग्राम। एक बच्चे का भार हमने 25 किलोग्राम माना तो 12 बच्चों का भार कितना हो गया, 25 गुना गया 12, 300 किलोग्राम। तो भार में कितना अंतर हुआ, 16,000 में से 300 घटा लो तो 15,700, मतलब 15 टन 700 किलोग्राम, या आप इससे कह सकते हैं बहुत ज्यादा वजन में क्या आ गया, फर्क आ गया। तो अब ये 12 बच्चों का भार व्हेल शार्क के भार से ये छोटा सा चिन्ह जो लगा दिया इसका क्या मायने हैं, तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम बहुत क्लियर समझा देंगे ताकि आपके मनोमस्तिष्क में छप जाए कि है क्या। तो जिस तरफ मुंह खुला है, देखिए इस तरफ वजन ज्यादा है ना, व्हेल शार्क है, और जिस तरफ चोंच है, चोंच का मतलब इस साइड, तो ये 12 बच्चे, ये भार कम है। तो बड़ी संख्या जो होती है, जिस तरफ मुंह इस चिन्ह का खुला होता है वहां बड़ी संख्या होती है और जहां इसकी चोंच होती है, पीक होती है, वहां आपकी छोटी संख्या। मैंने संख्या बड़ी और छोटी को भी बड़ा और छोटा लिखा ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि इस चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अब देखिए 300 क्या है, 16,000 से छोटा है, तो छोटा कहाँ, इस तरफ जाएगा, 16,000 बड़ा। अब 16,000 से भी बड़ी कोई संख्या माना 18,000, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इस तरह से देखिए, चाहे एक भी ज्यादा हो, 16,000 एक भी होगा तब भी ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब प्रश्न हमारा आता है तो कितने बच्चे की आवश्यकता होगी जो कि मछली के भार के बराबर हो जाए। तो चलते हैं। तो 25 किलोग्राम एक बच्चे का भार है, तो 4 बच्चों का कितना हुआ, 100। देखो ये मौखिक गणित कर रहे हैं, तो 8 बच्चों का 200, तो जितना यहाँ दुगना कर रहे हैं तो यहाँ भी दुगना हो रहा है। 16 बच्चों का 400, 32 बच्चों का 800, यहाँ भी दुगना हो रहा है, यहाँ भी दुगना हो रहा है। तो 64 बच्चों का भार हो गया 1600। तो इससे 1600 में एक जीरो की और आवश्यकता है, तो हमने 10 गुना कर दिया, तो 640 बच्चों का भार 16,000 किलोग्राम के बराबर हुआ। और इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं, यदि आपको भाग विधि आता है तो 16,000 किलोग्राम
और एक बच्चे का भार 25, तो कितने बच्चे हुए? 640। इसे करना आपको अगर नहीं आता तो हम एक अलग वीडियो बना के भाग की विधि भी आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। तो हम चलते हैं आगे, थोड़ा एनिमेट करके देख लेते हैं। देखिए 16, 25, 640। तो हम भार जैसे जैसे बच्चे बढ़ाते चले जाएंगे तराजू के पलड़े में, तो तराजू क्या होगा? नीचे झुकता चला जाएगा। देखो 8 बच्चे 200, 16 बच्चे 400। देखो तराजू को भी देखिए क्या हो रहा है, तराजू क्या हो रहा है? बराबर की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए हो गए ना बराबर। तो जब 640 बच्चे हुए तो 16,000, तो तराजू बराबर हो गया। तो इस बराबर के चिन्ह को हम इस तरह से देखते हैं। देखिए बराबर मतलब इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, चाहे इस साइड संख्या लिख लें चाहे इस तरफ संख्या लिख लें, तो ये हुआ बराबर। तो आप बड़ा, छोटा और बराबर अब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है कि आंखें बंद करके समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, विचार करो कि कितनी ऊंची लहरें होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं, आप आंखें खोल के गणित की अवधारणा से समझें कि लहरें कितनी ऊंची हो सकती हैं। देखिए ये लहर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो हम इसको गणित के पहलुओं से समझेंगे। देखिए मीटर स्केल भी लगा दिया मैंने साथ में। तो देखिए लहरें उठ रही हैं, तो हमारा मीटर स्केल 10 मीटर का था, तो 10 से 17 मीटर तक हमारी लहरें जा सकती हैं, और एक खजूर के पेड़ से भी ऊपर उठ सकती हैं लहरें। तो ये आप कल्पना शक्ति भी बढ़ाएं और आंखें अब बंद करके सोचें कि कैसे लगती होंगी लहरें। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कल्पना करो कि मछुआरा अपनी नाव में बैठे हो, लहरों के साथ उसकी नाव ऊपर नीचे हो रही है, हिचकोले खा रही है। जैसे अभी आपने देखा लहरें कितनी ऊपर तक जा रही हैं। तो मछुआरे जो होते हैं जल्दी अंधेरे में क्या निकल जाते हैं, कहाँ? मछली पकड़ने के लिए, ताकि वो ज्यादा दूर तक जा सके और वापस भी आ सके। लेकिन अगर उफान में समुद्र हो तो आपकी नाव, मछुआरों की नाव किस तरह दिखेगी? ये मैं बड़ी बोट को दिखा रहा हूं, तो छोटी बोट का क्या हाल होगा आप इससे समझ सकते हैं। आप अनुमान लगाएं या आप कल्पना करें कि आप यहाँ बैठे हो, देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आपकी निकल रही हैं। तो इस तरह से आप वर्चुअल क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी आप समझ पा रहे होंगे कि आप बिल्कुल आभास कर रहे हो कि आप रियल साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत के किसी तट पर खड़े हैं और आप ये सब कुछ देख रहे हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी लकड़ी के पट्टों से बनी नाव दूर नहीं जा पाती, क्योंकि इसमें क्या, मोटर नहीं लगी होती। ये हवा की दिशा में चलती है। तो ये 4 किलोमीटर तक चलती है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस लैंग्वेज को इस तरह अगर इसको हम बताएं तो इसे कहते हैं चाल। तो 10 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा? अंदाजा लगाओ तुम, तेज चलकर कितने दूरी जा सकते हो। तो चलो इसको थोड़ा हम एनिमेट करके देखते हैं। देखिए ये हमारे 4 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है इस नाव ने, और 4 किलोमीटर 1 घंटे में। तो पहले हम पूरी दूरी लिख लेते हैं, 10 किलोमीटर। फिर इस 10 किलोमीटर को 4-4 किलोमीटर में तोड़ते हैं। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और बाकी बच गया 8, तो ये हो गया 2 किलोमीटर। और हमारी नाव चली तो 4 किलोमीटर जाने में उसको लगता है 1 घंटा, तो 1 घंटा पूरा हो गया। अब फिर दूसरे 4 किलोमीटर जाने में लगा 1 घंटा, तो 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब तीसरी 2 किलोमीटर मतलब आधा घंटा। 4 किलोमीटर में जब 1 घंटा लगता है तो 2 किलोमीटर में आधा घंटा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो कुल समय क्या हो गया? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, कितना? 2.5 घंटे लगेंगे। तो ये तो हुआ एनिमेशन से, आप समझ पाए कैसे हो रहा है। अब आप परीक्षा में कैसे करेंगे? तो हम एक छोटा सा सूत्र याद कर लेंगे। वो सूत्र आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। जब समय निकालना हो तो तय की गई दूरी को चाल से क्या कर देना है? विभाजन कर देना है। तो 10 किलोमीटर उसकी क्या थी? तय की गई दूरी, और चाल कितनी थी? 4 किलोमीटर पर घंटा। तो 5/2, 10 को 4 से भाग देंगे तो 2.5 आता है। और इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है।
10 को 4 जमा 4 जमा 2 कर दिया, 4 4 8 2 10, भाग दे दिया 4/4 1, 4/4 1, 2/4 1/2, इस तरह 2.5 घंटा। तो तेज चलकर मैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूर जा सकता हूँ या 8 किलोमीटर दूर जा सकता हूँ। तो इसे ही क्या बोलते हैं, प्रति घंटा हुआ ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे ही चाल बोलते हैं। चाहे वो आदमी की हो, चाहे वो किसी व्हीकल की हो, गाड़ी की हो, मोटर की हो, नाव की हो। अब देखो, मछुआरे अगर पानी में चले जाएं तो वहां तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना पेड़, ना पौधे, ना बिल्डिंग, ना कुछ। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? तो वो समुद्र के चलने वाली हवा से और तारे और सूरज की दिशाओं से अपना क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं कि वो कहाँ पर हैं। तो आप भी सुबह उठ के एक मैं गतिविधि करने जा रहा हूँ, आप उस गतिविधि को ध्यान से समझे। कुछ बच्चे सुबह उठ के प्रातःकाल सूरज के निकलने की इंतजार कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, वो बच्चे क्या बोलते हैं आपस में। देखिए, ये सूरज निकलने वाला और सूरज निकल भी चुका है, आप देख पा रहे हैं ऊपर सूरज निकल गया है। तो ये बालिका सूरज की तरफ मुंह करके क्या करी, खड़ी है। तो ये कह रही है मेरा चेहरा पूर्व दिशा की ओर है। अब ये बच्चा इसकी दाएं हाथ की तरफ खड़ा है, तो कह रहा दा से दाया, द से दक्षिण, मैं आपके दक्षिण दिशा में खड़ा हूं। ये आपके बाएं हाथ की तरफ खड़ा है लड़का, तो ये कह रहा मैं उत्तर दिशा में खड़ा हूं। और ये कह रही है, क्योंकि इसकी पीठ पीछे, ये कह रहे मेरे पश्चिम दिशा में खड़ी हूं। तो इस तरह से आप दिशाओं का ज्ञान करके आप भी सुबह उठें, पूरब की तरफ चेहरा करें और पूरब की तरफ पड़ने वाले सारे गांवों के नाम लिख लें। और इस तरह की गतिविधि आप बहुत अच्छे से कर लें कि कहाँ पूरब है, कहाँ पश्चिम, कहाँ उत्तर, कहाँ दक्षिण। तो आप चलते हैं आगे। नक्शे में ये कुछ और बदल जाता है। नक्शे में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे अभी दिखाए गए थे, इसमें हमारा जो होता है उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर, दक्षिण होता है नीचे की ओर, पूरब होता है इस दाएं ओर और पश्चिम होता है बाईं ओर। तो नक्शे को पढ़ते हुए अगर हम कहें जम्मू और कश्मीर भारत के किस दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में। और नेपाल हमारा उत्तराखंड के किस दिशा में, तो नेपाल और तिब्बत जो है हमारा देहरादून क्या कहते हैं उत्तराखंड के क्या है, पूरब दिशा में। तो किसी के सापेक्ष हम दिशाओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो दिशाएं नापने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है, नापने नहीं, दिशाएं ज्ञात करने, उसे कंपास कहते हैं। आज हम देखेंगे कंपास को कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो उसमें लाल जो लगा होता है ये वाला, ये किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, उत्तर दिशा को। ये हिलता नहीं है, कि जगह स्थिर रहता है। तो हम नीचे वाली डिस्क को घुमाएंगे और जब तक एन नहीं आ जाए, उत्तर ना आ जाए, तब तक घुमाते रहेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। अब ये एन से एन, अब उत्तर से उत्तर हो गया, अब इस तरफ पूरब हो गया और इस तरफ पश्चिम हो गया, इस तरह से। तो लेकिन इसको हम कंपास को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली नीचे क्या रखेंगे, क्षैतिज में रखेंगे और तभी नापेंगे, खड़े होके इस तरह से नहीं नापेंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप अपने टीचर से कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में एक कंपास नीडल लाएं, ताकि हम उसका प्रयोग इस वीडियो के हिसाब से कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, मेरे चैनल में इस सारी वीडियो का जो भी है आपके लिखने वाला पार्ट, उसको मैंने पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल में रखा। तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को खोलेंगे जसवंत सिंह बिष्ट, आप यहाँ सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन बेल में ऑल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ अबाउट में जाके टेलीग्राम में क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा टेलीग्राम का पेज खुल जाएगा और उसमें आप एनसीईआरटी के ये जो आपकी पीडीएफ होगी इसे डाउनलोड कर लेंगे और उसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो और इससे टीचर्स भी क्या कर सकते हैं, इसकी जो है वर्कशीट अपने पास रख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट जो है इस तरह की होगी, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सा नई चीजें इसमें सीखी होंगी। आशा करता हूँ आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।